एपिसोड 9 की शुरुआत में दिखाया जाता है रामिल पुन की मेमोरी में प्रवेश कर चुका होता है और वो पुन की यादों के उस हिस्से में जाता है जब पुन सपना देख रहा था कि वो और रामिल इंटीमेट होते हैं, जो हमने एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में देखा था। रामिल ने ही पुन को वो सपना दिखाया था, मतलब रामिल फ्यूचर से जाके पुन की माइंड को कंट्रोल किया। अतीत का पुन उसे पूछता है, क्या तुम सपना हो या सच हो? रामिल कहता है कि वो सच है और वो अपना नाम उसे बताता है। तभी प्रेजेंट का पुन रामिल को अपने काम पे फोकस करने के लिए कहता है, उसे नहीं भूलना है कि वो किस लिए वहाँ पे गया है। फिर रामिल पुन की मेमोरी में वापस आता है और पुन कहता है, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सपना देखता हूँ, तुम मुझे किसी और के बारे में सपने देखने का अनुमति ना देकर धोखा दे रहे हो। रामिल पूछता है, तो तुम किसके बारे में सपना देखना चाहते हो? पुन कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सपना देखना चाहता हूँ और सिर्फ तुम हो मेरे लिए। फिर कहता है, अपना लक्ष्य मत भूलो। रामिल फिर से उसकी यादों के अंदर जाता है और वो पुन की यादों के उस हिस्से में जाता है जब रामिल की प्रक्रिया हो रही होती है और मेथस की चीख सुन के पुन अपने कमरे से निकल गया था। मेथस उसके पीछे भागा था और उसे मारने वाला था और आंखें बंद होने से पहले पुन ने इस रामिल को देखा था जो व्हाइट शर्ट पहना हुआ था। रामिल अतीत के पुन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वर्तमान के पुन उसे पीछे खींच लेता है और कहता है उसे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और तब पुन को जो रामिल आके बचाता है वो तब का रामिल था जिसने ब्लैक शर्ट पहना हुआ था। अभी ये बात समझ में आई। रामिल कहता है, अब से वो ऐसी किसी भी चीज पे समय बर्बाद नहीं करेगा जो उनका लक्ष्य नहीं है। फिर रामिल पुन की यादों के उस हिस्से में जाता है जब पुन बहुत परेशान था। उसे रामिल से प्यार हो गया था, लेकिन उसका मिशन था रामिल को जान से मारना। वो छत पे गुलाब के फूल इकट्ठा कर रहा था। तभी वो प्रेजेंट वाला रामिल छत पे उसके पास जाने लगता है। प्रेजेंट का पुन उसे जाने के लिए मना करता है, लेकिन रामिल कहता है वो उस दर्द को कम करने जा रहा है जो पुन उस समय महसूस कर रहा था। रामिल अतीत के पुन से जाके पूछता है वो क्या कर रहा है, क्या उसे नींद नहीं आ रही है? पुन कहता है वो सो नहीं पा रहा था, इसलिए वो कुछ गुलाब के फूल लेने आया है। रामिल उसे अपने करीब खींचता है और उसे नजरें चुराने से मना करता है क्योंकि वो पुन के मन को पढ़ रहा है। वो पुन का दर्द महसूस करके और समझ के उसे दूर कर देगा। फिर वो पुन को किस करता है और उसे सुला देता है। और इसीलिए नेक्स्ट डे सुबह जब पुन ने रामिल से ये बात पूछा था तब रामिल ने कहा था कि वो सो रहा था। पुन का वो छुरा वहीं पे रह गया था और नेक्स्ट डे रामिल ने ही वो छुरा बेड के ऊपर रखा था। पुन कहता है, तो वो तुम ही हो जिसने वो छुरा लिया था। रामिल कहता है वो सिर्फ पुन का बोझ हल्का करने की कोशिश कर रहा था और माफी मांगता है क्योंकि उसका ध्यान भटक गया और वो ऐसा कर बैठा, लेकिन ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, वो इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। पुन कहता है वो बहुत लकी है कि वो रामिल से मिला। रामिल कहता है वो भी बहुत लकी है कि उसे पुन मिला। पुन कहता है अब से वो रामिल को उनके डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। फिर कहता है, अगर तुमने मुझे पास्ट में देखा तो मुझे याद दिलाना कि तुमने मेरी जान बचाई थी। रामिल कहता है, जरूर पुन, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम मुझे याद रखो। मैं सुनिश्चित करूंगा कि हम भविष्य में फिर से मिले। फिर वो पुन के फोरहेड पे किस करता है और फिर से वो यादों में चला जाता है माइकल अनाथालय में उस हादसे के दिन। चर्च में रामिल पुन और एलिस को बात करते हुए देखता है। पुन कहता है, आज पोकपोंग का बर्थडे है, मुझे नहीं पता कि उसके नए फैमिली को ये याद है या नहीं। फिर कहता है, मास के दौरान मैंने देखा कि तुम जेट को चुपके से देख रही थी। एलिस उसे धीरे बात करने के लिए कहती है, नहीं तो जेट को पता चल जाएगा। दूसरी तरफ प्रेजेंट का पुन रामिल से कहता है, तुम मुझे अपने अभी के रूप में इसलिए देख रहे हो क्योंकि मैंने खुद को यादों में बदल लिया है। भले ही ये अतीत है, लेकिन तुम मेरे यंग लुक के बजाय मेरा प्रेजेंट लुक देखोगे। रामिल कहता है उसे पता है, वो पुन के अतीत के बारे में जानने के लिए उत्साहित है। फिर रामिल देखता है रात को सोने से पहले पुन जेट से पूछता है, क्या आज भी वो फादर के रूम में प्रेयर का अभ्यास करने जा रहा है, क्योंकि वो लगभग हर रात वही जाता है। क्या जेट सच में सेमिनेरियन बनना चाहता है? जेट कहता है बिल्कुल, वो फादर जैसा बनना चाहता है। फिर जेट चला जाता है और पुन सो जाता है। रामिल पुन के पास जाता है और उसे सोता हुआ देखता है। तभी उसे कोई स्मेल आती है और वो उस तरफ जाता है। थोड़ी देर में एलिसा के पुन को जगाती है। वो बहुत घबराई हुई होती है और कहती है वे अंदर घुस आए हैं। पुन पूछता है, जेट अभी भी वापस नहीं आया? तभी वो दोनों एक साया देखते हैं, जिसे देख के वो दोनों बेड के पीछे छिप जाते हैं। फिर वो दोनों बाहर निकलते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की लाश पड़ी हुई होती है। लाशों के बीच में से वो दोनों निकलते हैं। उनके पीछे रामिल भी जाता है। इधर फादर मतलब फेराटू जेट के गर्दन पे बाइट करके उसका खून पी रहा होता है। तभी वहाँ पे पुन आ जाता है। वो उसे छुड़ाने जाता है तो फेराटू उसे धक्का देता है, जिससे पुन गिर जाता है और एक अलमारी उसके ऊपर गिरने वाला होता है। तभी रामिल आके उसे बचाता है और पुन जब आंखें खोलता है वो सामने रामिल को देखता है
उसका अतीत और भविष्य की यादें उसके मन में प्रवाहित होने लगती है। रामिल कहता है उस दिन जो कुछ भी हुआ रामिल पुन को वो अस्थायी रूप में भुला देगा और वो अपने मन पढ़ने की शक्ति का एक हिस्सा पुन के पास छोड़ जाएगा। जब भाग्य उन्हें फिर से एक साथ लाएगा और दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो रामिल की शक्ति और पुन की यादें वापस आ जाएगी। इधर प्रेजेंट में पुन की नाक से खून निकलने लगता है तो पोकपंग पैनिक हो जाता है। मेकिन कहता है पुन ठीक है, ये बस शक्ति का एक साइड इफेक्ट है और वो पुन की ट्रीटमेंट भी करता है। दूसरी तरफ अतीत में रामिल कहता है तो ये सच में तुम हो फेराटू? इस क्यूट से लड़के को विलेन क्यों बना दिया? रामिल पूछता है फेराटू इंसान की दुनिया में कैसे पहुंचा? फेराटू कहता है कि उसे पूछना चाहिए कि रामिल यहाँ पे क्यों है। उसने ही डेमोन को बुलाया था रामिल को श्राप दे के फंसाने के लिए। फिर भी रामिल भागने में सफल रहा और वो समझ जाता है कि पुन ने ही रामिल का श्राप तोड़ा है और इसलिए रामिल उसकी रक्षा कर रहा है। फेराटू कहता है उसे जेट के बजाय पुन को अपना शिकार चुनना चाहिए था। उसने गलत डिसीजन लिया है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है और वो पुन का खून पीने के लिए आगे बढ़ता है तो रामिल उसे रोकता है। हाथापाई में रामिल के हाथ में खरोच आ जाती है, जिसे देखकर मेथास मेकिन से कहता है उसे ठीक करने के लिए। इधर अतीत में रामिल के साथ फेराटू की लड़ाई होती है। फेराटू रामिल को टेम्पटेड करने के लिए कहता है मुझे मार डालो, पिछली बार की तरह हिचकिचाओ मत। तुम्हें पता है ये बच्चे इसीलिए मरे क्योंकि पिछली बार तुमने अपने कोमल हृदय के कारण मुझे बख्श दी थी। लेकिन रामिल बस उसे अटैक करता है लेकिन मारता नहीं। फेराटू फिर से कहता है तुम एक नैतिक वैम्पायर जैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम एक लीडर बनने के योग्य नहीं हो। रामिल कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मैं लीडर नहीं बनना चाहता। फेराटू कहता है झूठ, अगर तुम नहीं बनना चाहते तो मुझे बनने दो, इस बेकार परंपरा को धिक्कार है। रामिल कहता है तुम वैम्पायर लीडर बनने के लायक नहीं हो। फेराटू कहता है अगर मैं नहीं तो कोई नहीं। दोनों में लड़ाई होती है और रामिल अपनी शक्ति का प्रयोग करके फेराटू को अनंत काल के लिए सुला देता है और तभी फेराटू का हाथ लग के मोमबत्तियां गिर जाती है और उससे पूरे अनाथालय में आग लग जाती है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में मेथस अंदाजा लगाता है कि रामिल शायद पुन की मेमोरी में फेराटू के साथ लड़ रहा है। पोकपोंग पूछता है क्या पुन ठीक है? मेथस कहता है उन लोगों को जल्द से जल्द मेमोरी से बाहर निकालना होगा। दूसरी तरफ पास्ट में रामिल पुन को जगाने की कोशिश करता है। पुन आंखें खोलता है और रामिल कहता है ये यात्रा सफल रही, भविष्य में मिलते हैं। और प्रेजेंट में पुन जाग जाता है लेकिन रामिल नहीं जागता तो पुन रामिल को जगाने की कोशिश करता है। फिर रामिल भी जाग जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर रामिल कहता है वो पुन को दोबारा देख के खुश है। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और दोनों को थोड़ा प्राइवेट टाइम स्पेंड करने के लिए देते हैं। रामिल कहता है अब तुम्हें सब कुछ याद है ना? पुन कहता है उसे सब कुछ याद है और उसकी जान बचाने के लिए रामिल को थैंक यू कहता है। रामिल भी उसे थैंक यू कहता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर सब लोग साथ में बैठे हुए होते हैं। सबके सामने रामिल पुन के हाथ में किस करता है तो पुन एम्बैरेस हो जाता है। मेथस पूछता है तो क्या रामिल अब श्योर है कि फादर ड्रैकुल वास्तव में फेराटू ही है? रामिल कहता है हाँ, और वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके फेराटू को अनंत काल के लिए सुला दिया है। वो और कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसे पुन और उसकी साथियों को जलते हुए अनाथालय से बाहर निकालना था। मेथस कहता है फेराटू को जल्द से जल्द ढूंढना होगा और उससे निपटना होगा ताकि ये मामला खत्म हो सके। तभी वहाँ पे शियार आता है। वो बुरी तरह से जख्मी होता है। शियर अपने आसपास उन तीनों को देख के उसे लगता है वो मर रहा है और इसीलिए वो हेलुसिनेट कर रहा है। रामिल कहता है ये मैं हूँ और शियर के घाव को हील करता है। शियर कहता है कि उसे लगा था अब रामिल को उसकी कोई परवाह नहीं है। रामिल कहता है उसे क्यों शियर की परवाह नहीं होगी, वो रामिल के लिए बहुत मायने रखता है। मेथा शियर को चिढ़ाने के लिए कहता है ये तो बस छोटे छोटे घाव है, ऐसे रोना बंद करो। शियर कहता है बेवकूफ डॉक्टर, घाव से दर्द नहीं हो रहा है, मैं तो बस भावुक हो गया हूँ। मेथस उसकी बात सुन के हंसने लगता है तो शियर कहता है तुम भी बेरहम राजकुमार, मुझे तो मर ही जाना चाहिए था, ये कितना एम्बैरेसिंग है। रामिल कहता है कौन तुम्हें मरने देगा, परिवार का मतलब एक साथ रहना है ना? दिखाया जाता है पुन शियर की देखभाल कर रहा होता है तो शियर थोड़ा गुस्सा दिखाने की कोशिश करता है और खुद करने जाता है, लेकिन पीठ तक उसके हाथ नहीं पहुँचती और वो हार मान लेता है। पुन कहता है मुझे मदद करने दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं धीरे से करूँगा ताकि तुमको चोट ना पहुँचे। शियर उसको मदद करने देता है और बहुत मुश्किल से पूछता है क्या तुम मेरी मदद करोगे प्लीज? पुन और रामिल खुश होते हैं कि शियर ने पुन को अपना लिया है। फिर कुछ दिन बाद शियर एकदम फिट हो चुका होता है। शियर मेथा से कहता है वो डेली एक्सरसाइज करता है इसलिए जल्दी से ठीक हो गया। मेकिन उसे टीज करने के लिए कहता है मैंने तो सोचा था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिस्टर पुन ने तुम्हारी देखभाल की और तुम्हें खाना खिलाया।
लेकिन शियर इस बात को स्वीकार नहीं करता। फिर पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। मेकिन कहता है वो पोकपोंग को स्कूल से लेने जा रहा है। शियर पूछता है मेकिन दूसरों की फैमिली मैटर में इंटरफेयर क्यों कर रहा है। पुन अपने भाई को लेने के लिए क्यों नहीं जाता। वो कभी अपना वादा नहीं निभाता। उसने कहा था वो मेरे लिए डिनर बनाएगा। कहाँ है वो, मुझे भूख लगी है। मेकिन उसकी बात सुन के हंसने लगता है और कहता है तुम डेफिनेटली मिस्टर पुन से अटैच हो गए हो। शियर कहता है ऐसा नहीं है, इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और पुन को पुकारते हुए चला जाता है। दूसरी तरफ पुन रामिल के साथ होता है। रामिल कहता है शियर पूरा दिन तुम्हारे बारे में पूछता रहता है। पुन कहता है शायद वो मुझे परेशान करने के लिए सारा काम करवाता रहता है। रामिल कहता है नहीं, वो बस तुम्हें अपने आसपास चाहता है, वो ये नहीं जानता कि इसे अच्छे से कैसे किया जाए। पुन कहता है मिस्टर शियर बहुत क्यूट है ना। ये सुन के रामिल गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम हमेशा मेरे सामने दूसरों की प्रशंसा करते हो। पुन उसे मनाने के लिए उसके गाल पे किस करता है और पूछता है क्या अब तुम गुस्सा होना बंद करोगे। मैंने तुम्हारी एनर्जी बढ़ा दी है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। रामिल उसकी नाक पे पिंच करता है और कहता है तुम क्यूट हो, और उसके साथ मस्ती करने लगता है। फिर दोनों थोड़ा सीरियस मोड पे आते हैं और पुन कहता है अब हमें बस जेट को सच बताना है और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वो इसे समझेगा और स्वीकार करेगा ताकि इंसान और वैम्पायर के बीच की ये संघर्ष समाप्त हो सके। रामिल कहता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि भाग्य का पहिया किस तरफ घूम रहा है। फिर पुन खाना बनाने चला जाता है। फिर दिखाया जाता है जेट, कैस्टर और पॉल को। कैस्टर ने एक डिवाइस बनाया है। वो कहता है जब वैम्पायर्स ने उनके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था, उसके बाद उसने सबकी माइंड की जांच की और वो ये पाया कि वैम्पायर्स ने उनके माइंड को कंट्रोल करने के लिए उनके ब्रेन वेव्स में इंटरफेयर किया। और इस धारणा के आधार पर कैस्टर ने माइंड पर कंट्रोल रोकने के लिए एक हेडपीस बनाया है। जेट कहता है बहुत अच्छे कैस्टर, ये वो चीज है जो हमें उन्हें हराने में मदद करेगी। कैस्टर कहता है लेकिन मैंने अभी तक इसे वास्तविक शक्ति पर आजमाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई वास्तविक शक्ति है ही नहीं इसे टेस्ट करने के लिए। तभी जेट को कॉल आता है। जो सिस्टर फादर की देखभाल करती है वो कॉल करके कहती है फादर की कंडीशन और भी खराब हो गई है और वो उन्हें हॉस्पिटल लेके गई है। जेट कहता है मैं अभी आ रहा हूँ। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ मेथस एलिस को कॉल करके कहता है फादर ड्रैकुल ही रामिल का भाई फेराटू है। इसका मतलब वही वो वैम्पायर है जो उस दिन अनाथालय में अटैक किया था। जेट जरूर उसे छुपा रहा है, वो जाग जाने से पहले हमें उसे ढूंढना होगा। एलिस देखती है जेट अपनी कार में बैठ के कहीं पे जा रहा होता है। वो मेथस से कहती है अगर मुझे पता चलेगा कि जेट ने उस वैम्पायर को कहाँ छिपाया है तो मैं तुरंत आपसे संपर्क करूंगी। ये कह के वो जेट की कार का पीछा करती है। इधर रामिल के घर के किचन में पोकपोंग और शियर खाना गरम करने को लेके लड़ाई कर रहे होते हैं। पोकपोंग कहता है पहले ये गरम करना होगा और शियर कहता है उसने देखा था कि खाना खाने से पहले पुन उस पर फूंक मार रहा था, तो उसे गरम क्यों करना है। तभी पुन कहता है अगर ये बहुत गर्म होगा तो तुम्हारा मुंह जल सकता है, इसलिए थोड़ा ठंडा करके खाया जाता है। शियर पूछता है तो फिर इसे गर्म क्यों करना होगा। मेखिना के कहता है इंसान ऐसा ही करते हैं। शियर पूछता है तो क्या हमें फ्रूट जूस को भी उबाल के उस पे फूंक मारना चाहिए। रामिल आके उन लोगों को झगड़ा बंद करने के लिए कहता है। सब लोग खुश होते हैं कि घर का माहौल एकदम लाइवली हो गया है। वो लोग चले जाने के बाद पुन रामिल से पोकपोंग के लिए सॉरी कहता है। रामिल कहता है ये हार्ट टचिंग है, एकदम फैमिली जैसा। पुन कहता है ये फैमिली जैसा नहीं, ये सच में फैमिली ही है। फिर सब लोग साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं। रामिल कहता है चलो शुरू करते हैं, पुन ने ये सूप बनाया है। पुन कहता है पोकपोंग और शियर ने उसकी मदद की है। पोकपोंग कहता है उसने गाजर काटे हैं और शियर कहता है उसने प्याज और लहसुन छिले हैं, उसके हाथों से अभी भी बदबू आ रही है। फिर सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। दूसरी तरफ जेट हॉस्पिटल पहुंचता है। एलिस भी उसके पीछे पहुंचती है। जेट पूछता है एलिस उसका पीछा क्यों कर रही है। एलिस पूछती है क्या जेट फादर ड्रैकुल को छिपा रहा है। जेट उसे इग्नोर करके जाने लगता है तो एलिस कहती है फादर ड्रैकुल इंसान नहीं है। जिस वैम्पायर ने हमारे अनाथालय पर हमला किया था वो रामिल का ग्रुप नहीं था, वो फादर ड्रैकुल थे, वो एक वैम्पायर है। जेट कहता है ये सच नहीं है और ये कह के वो जाने लगता है। एलिस कहती है इसके बारे में सोचो, कितने सालों से तुम उन्हें छिपा रहे हो, अगर वो इंसान होते तो अभी तक जिंदा नहीं होते। लेकिन जेट उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वो वॉशरूम में जाता है और अतीत की बातें सोचता है जब फेराटू उसका खून पीता था, और वो अपने गर्दन पे वो दांतों के निशान देखता है। फिर वो फेराटू के केबिन में जाता है और सिस्टर को बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि वो फादर के साथ अकेले में कुछ समय बिताना चाहता है।
सिस्टर चले जाने के बाद जेड कहता है, फाइनली अब इसे खत्म करने का समय आ गया है फादर, और पिलो से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे शायद नहीं पता कि वैम्पायर सांस नहीं लेते हैं और जेड को लगता है कि उसने फिराटो को मार डाला है। वो सॉरी कहता है और तभी फिराटो उसका हाथ पकड़ता है और उठ के बैठता है और यहीं पे एपिसोड 9 एंड हो जाती है। शायद इस सीरीज का सिर्फ एक और एपिसोड बाकी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।